नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियो इससे पहले देख लिया है। इसके बाद से उसी की कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि वीक में 2 दिन ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना है, सोमवार और बुधवार को। ध्यान रखिएगा, तो शाम को 7 बजे डेली आपको सोम से लेकर शुक्रवार तक एक वीडियो मिलेगा। तो उसके साथ साथ आप शाम को 7 बजे जुड़े रहिए। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप उसमें से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिफरेंट ग्रुप हैं उसमें आप जुड़ जाइए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। ज्योग्राफी में हम लोग रिवर्स पढ़ रहे थे और रिवर्स में हम लोगों ने गंगा नदी सिस्टम को खत्म कर लिया था। गंगा नदी सिस्टम में मैंने गंगा नदी की एक एक छोटी छोटी बात को बताया था। एक पॉइंट है जो गंगा नदी में, कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, उसका मैं जो पीडीएफ है या फिर उसका एक पिक्चर होगा उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग वहां से ये कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब एक एक करके शहर का नाम बताना थोड़ा मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं पिक्चर के, क्योंकि उसमें कुछ समझाना है नहीं। जाहिर सी बात है भैया, कानपुर से गंगा नदी गुजरती है तो गुजरती है बस। तो इसलिए जहां जहां से गंगा नदी गुजरती है वो चीजें वो मैटर मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, जो हमारा जीएस का ग्रुप है। ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है ना। तो गंगा की सहायक नदियों को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं गंगा की सहायक नदियां। ठीक है ना। तो जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमने आपको 2 भागों में बांटा था इसको। क्या बांटा था? एक हमने बोला था कि राइट साइड से मिलने वाली रिवर्स, और एक हमने बोला था लेफ्ट साइड से। ठीक है ना। यानी गंगा की राइट साइड से ट्रिब्यूटरी कौन है और लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी कौन से। ठीक है ना। तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। दाएं साइड की रिवर्स कौन थी? तो सबसे पहले थी यमुना। ठीक है ना। यमुना। अब एक चीज ध्यान रखो, यमुना नदी अपने साथ कई नदियों का पानी कलेक्ट करके गंगा नदी में मिलाती है। कौन कौन सी नदी है? तो चंबल है, ठीक है ना, बेतवा है, सब राजस्थान एमपी के में बहने वाली नदियां हैं, केन है और सिंध है, छोटी छोटी नदियां हैं। इसके बारे में हम लोग चंबल के बारे में पढ़ेंगे। तो यमुना नदी राइट साइड से मिलती है गंगा में। सेकेंड रिवर्स कौन सी है? तो सेकेंड है, आपको मैंने पढ़ाया था, टोन्स रिवर। इसके बारे में बताया था, इलाहाबाद से जहां पर यमुना का संगम है उससे थोड़ा दूर आगे टोन्स नदी भी गंगा से मिलती है। और तीसरा क्या है? तीसरा है सोन नदी। ठीक है ना, सोन नदी। तो ये 3 नदियां मोस्टली हैं, जबकि चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदियां पहले अपना पानी यमुना में मिलाती हैं, फिर यमुना पानी अपना किसमें मिलाती है? गंगा नदी में। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी बहुत सारी हैं। तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले कौन सी है? तो एक है रामगंगा। ठीक है ना। सेकंड आप कहोगे रामगंगा के बारे में तो फिर आप कहोगे कि सर जी गोमती नदी है। ठीक है ना, गोमती। गोमती की बात से क्या है? तो सर जी सरयू नदी है, जिसको हमने बोला था कि हाल इसका पहले नाम घाघरा था। ठीक है ना, लेकिन इसका नाम अभी योगी जी ने सरयू नाम कर दिया, तो करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है। तो सरयू या फिर घाघरा नदी। चौथी अगर ले लें आप तो गंडक नदी। ठीक है ना, गंडक नदी। इस गंडक नदी को शालिग्राम नदी भी कहते हैं, शालिग्राम नदी भी कहते हैं। इस गंडक नदी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बिहार के पास नारायणी नदी कहते हैं, नारायणी नदी। तो गंडक नदी, शालिग्राम नदी या फिर नारायणी नदी, तीनों बात एक ही है, ध्यान रखेगा। इसके बाद से हम लोग फिर महान आत्मा नदी एक है बहुत बढ़िया, जिसका नाम क्या है? कोसी, जिसको हम सप्त कोसी भी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। और वर्तमान में बिहार में देख रहे हैं ना बाढ़ आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर साल जब हमें पता है कि बिहार में बाढ़ आना है, हर साल हमें पता है कि असम में बाढ़ आना है, तो हम लोग पहले ही तैयारी क्यों नहीं कर लेते? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे महानंदा नदी के बारे में। ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको बात करनी है, इतनी रिवर्स के बारे में हम लोग इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। चलिए आइए, इसका तब तक आप मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इन सबको मिटाने वाला हूं, और मिटा के फिर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे यमुना नदी के बारे में। ठीक है ना। आप अपने साइड में आप क्या कर लोगे? एक बढ़िया सा हेडिंग डालोगे यमुना नदी, और फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। आइए इसको मिटा दें, इसको इधर रहने देते हैं, एक ही हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा
दिक्कत ना होगा, मैं इसको संभाल लूंगा, ठीक है ना। ये जो कलेक्शन है इसको रहने दीजिए, एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। आइए, पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी, तो इसके बारे में क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 1384 किलोमीटर। 1384 किलोमीटर, पहली बात ध्यान रखो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, आंसर होगा यमुना नदी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, किसी भी नदी की, भारत में स्थित किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, यमुना नदी। ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है, 1384, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यमुना नदी। निकलती कहां से है, तो जैसे गंगा नदी निकली थी गंगोत्री ग्लेशियर से, वैसे ही यमुना नदी कहां से निकली थी, यमुना नदी निकली थी यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है ना। 1384 किलोमीटर लंबाई है। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है उत्तराखंड में। इसका एक और नाम है बंदर पूछ भी कह सकते हो कोई, ठीक है ना, या फिर कह दो आप हिमालय की जो बंदर पूछ श्रेणी है, बंदर पूछ श्रेणी। अब ये कई लोग सोच रहे हैं कि बंदर पूछ श्रेणी क्या है। भाई साहब आप जाइए बढ़िया से और हिमालय का वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बंदर पूछ श्रेणी क्या है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना एटलस उठाइए और मैप में आप देखिए कि ये बंदर पूछ श्रेणी कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। उसी श्रेणी पर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी निकलती है। तो 1384 किलोमीटर लंबाई, उसके साथ साथ यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, बंदर पूछ श्रेणी से निकलती है। उसके साथ साथ आपको और क्या जानना है कि यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके साथ और क्या जानना है कि यह गंगा की तो सबसे बड़ी सहायक नदी है ही, भारत में स्थित सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली, मथुरा, ठीक है ना, और आगरा। दिल्ली, मथुरा और आगरा इस यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली, मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कुछ नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां और इसमें पानी मिलाकर फिर गंगा में मिलती हैं। तो कुछ सहायक नदियों की बात कर ली जाए, यानी सहायक नदी की सहायक नदी, क्योंकि देखो यमुना खुद में किसकी सहायक नदी, गंगा की, और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी, तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, और अगर मैं आपको बात करूं तो एक रिहंद नदी आप सुने होंगे, ठीक है ना, हिंडन नदी सुने होंगे आप, और छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इतनी ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ज्यादा, इसलिए सबको नदी को नहीं पढ़ना, ठीक है ना। जो हमारे सिलेबस में वही हमको पढ़ना है। तो यमुना नदी के बारे में इतनी चीजें आपको जानना है। यमुना नदी का मुहाना कहां पर है, यमुना नदी का मुहाना, तो यमुना नदी का मुहाना आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी का मुहाना कहां पर है, तो आप कहोगे संगम में। तो संगम कहां पे है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में यमुना नदी क्या हो जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यह यमुना नदी क्या करती है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, ध्यान रखेगा। इतनी चीजें आपको गंगा यमुना नदी के बारे में जानना है। अगर इतनी चीजें जान लिए तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको यमुना नदी से और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते, मिटाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यमुना की ना तो हमको रिहंद पढ़ना, ना तो हिंडन पढ़ना है, ना तो बेतवा, सिंध, केन, किसी को नहीं पढ़ना, सिर्फ एक को पढ़ना है, चंबल को। और ये चंबल इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी बताते हैं। चंबल नदी को पढ़ना है तो हेडिंग डाल लीजिए चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल नदी, चंबल नदी निकलती कहां से है, उद्गम है इसका, तो उद्गम है इसका मालवा का,
पठार, ध्यान रखिएगा मालवा का पठार मिलती कहाँ है, इटावा में। इटावा में ये यमुना से मिल जाती है, ठीक है ना, यानी उद्गम निकलती है मालवा के पठार से, मिलती है इटावा में यमुना नदी से। और एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इसकी एक जो सहायक नदी है जिसका नाम है बनास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बनास के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था कि बनास नदी जो है वो, अच्छा एक क्वेश्चन जान लीजिएगा, कौन सी नदी अरावली पर्वत को दो भागों में काटती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ एंड साउथ में। तो आपको ध्यान रखना है कि बनास रिवर जो है क्या करती है, अरावली रिवर, अरावली पर्वत को क्या करती है, नॉर्थ और साउथ में काटती है, ये ध्यान रखेगा। एक और चीज क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बहती है, तो बनास रिवर जो है ये ओनली फ्लो इन राजस्थान, ये सिर्फ राजस्थान में बहती है, ध्यान रखेगा। और अरावली पर्वत को दो भागों में बांटती है, इतनी चीजें ध्यान रखेगा। और चंबल नदी के बारे में और जान सकते हैं कि इसका उद्गम है मालवा का पठार और इटावा में इस यमुना से मिल जाती है। एक पॉइंट और, अब मालवा का पठार आ गया है तो मालवा के पठार में एक चीज और हम लोग जान ही लेते हैं, और वो क्या है, देखो मैंने बताया था कि मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ था, बना कैसे था। तो मालवा का पठार बना था ज्वालामुखी के इरप्शन से, के उद्गार से, यानी जब ज्वालामुखी फूटा था तो मालवा के पठार का निर्माण हुआ था। अब जरा एक और चीज बता दो कि ये जो ज्वालामुखी टूटा था ये एक्टिव था, डोरमेंट था या फिर साइलेंट था, किस प्रकार का था। तो हमने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी था। शांत ज्वालामुखी जब टूटा तो मालवा का पठार बन गया। और फिर हमने बताया था कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हमने बताया था आपको काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। जाहिर सी बात है जब ज्वालामुखी टूटेगा तो वो लाल होगा, ठीक है ना, रेड होगा। जब रेड होगा और वो ठंडा होगा उसी समय, तो कोई भी चीज लाल जब एक अचानक ठंडा होती है तो काली पड़ जाती है। जब काली पड़ जाएगी फिर वो टूटेगा फूटेगा हवा पानी वर्षा से, तो वो क्या हो जाएगा, टूट फूट के मिट्टी का निर्माण करेगा। मिट्टी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, मिट्टी किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब किसी रॉक में बायोटिक फैक्टर मिल जाए, कोई जैविक पदार्थ मिल जाए तो उसको मिट्टी कह देते हैं, ठीक है ना। तो बस यही मिट्टी का फॉर्मूला है, वो चट्टान ही है एक प्रकार सा, बस थोड़ा सा सॉफ्ट चट्टान है। तो ये काली मिट्टी मालवा के पठार में ध्यान रखेगा। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि ये जो चंबल नदी है क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। अपने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अवनालिका अपर्दन होता क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। चंबल में एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि चंबल नदी क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। चंबल नदी क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है ना, गली इरोजन। बहुत आसान है कि जब इरोजन का क्या मतलब, हमने ये एग्जांपल बताया था क्या, कि जैसे आपने एक चॉकलेट, तुच्छी सी चॉकलेट 50 पैसे वाली खरीद के लेके आया मार्केट से, आपने उसको मुंह में डाला, तो जब मुंह में डाला आप तो क्या करें, दांत से जब उसको तोड़ते हो, तो जैसे ही दांत से तोड़े, ठीक है ना, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब आप उसको तोड़े तो दो टर्म होता है, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन और एक होता है डेनुडेशन। तो जैसे ही आपने दांत से तोड़ा तो टूटने की क्रिया है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग, यानी चट्टानों की टूटने की क्रिया को हम कहते हैं वेदरिंग। जैसे आपने चॉकलेट को दांत से तोड़ा तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा, बाहरी फोर्स, तो बाहरी फोर्स मिट्टी के में क्या होगा, बाहरी फोर्स रॉक के केस में क्या होगा, हवा होगा, पानी होगा, बरसात होगा। तो जब चट्टान अपने जगह पे टूट के वहीं पे बिखर जाए तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं, और जब चट्टान टूट फूट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेटेड हो जाए तो उसको हम कहते हैं इरोजन। तो ये क्या करती है, अवनालिका अपर्दन कहती है। और अवनालिका जिसको हम गली कहते हैं, और गली का मतलब है कि बहुत ही बड़े लेवल पे इरोजन हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो ये एक कोई फील्ड है, अगर साधारण सा इरोजन होगा, अपर्दन होगा, तो ऊपर की लेयर उठ जाएगी, ये दूसरी जगह बिछ जाएगी। लेकिन जब गली इरोजन होगा, अवनालिका अपर्दन होगा, तो नाली जैसी संरचना बन जाएगी इस मिट्टी में, ठीक है ना, नाली जैसी संरचना। अब जाहिर सी बात है दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक सॉफ्ट सॉइल होती है, एक हार्ड सॉइल होती है। सॉफ्ट सॉइल उसे हम कहते हैं जिसमें चूना ज्यादा होता है, लाइम ज्यादा होता है, और लाइम जो होता है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी पानी में वो घुल जाता है। तो वाटर की सॉल्यूशन क्रिया के कारण
यानी जल क्या करता है, उस मिट्टी को घुला लेता है। जब घुला के बह जाएगा तो उसके साथ साथ वो चट्टान भी बह जाएगी। तो जब चट्टान बह जाएगी तो ये बीच में नली बन जाएगा, और जब नली बन जाएगा किसी खेत में तो इसी को हम बोलते हैं गली इरोजन, अवनालिका अपरदन। और जब किसी फील्ड में गली मतलब बहुत सारी नलियां बन जाए तो मिट्टी कैसे बन जाएगी, जैसे मान लो ये ऊंची हो जाएगी, फिर नीची, फिर ऊंची, फिर नीची, फिर ऊंची। पहले ये बराबर थी, पहले ये ऐसे थी, लेकिन क्या था, यहां पर हार्ड चट्टानें थी, यहां पर सॉफ्ट चट्टानें थी, फिर यहां पर हार्ड चट्टानें थी, फिर यहां पर सॉफ्ट चट्टानें थी, फिर यहां पर हार्ड। अब बारिश होगा तो पहले वो क्या करेगा, सॉफ्ट चट्टानों को तोड़ेगा, तो बस काम हो गया। लो इसको तोड़ दिया इसने, ये तोड़ दिया, फिर इसको भी तोड़ दिया, तो हो गया ना। देखो ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ हो गया। तो बस अवनालिका अपरदन के बाद कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो आप कहोगे सर जी उबड़ खाबड़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंबल के आसपास जो बीहड़ होते हैं, बीहड़ वो क्या होते हैं, बीहड़ हम किसको कहते हैं, इसी उबड़ खाबड़ को हम क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में हम कहते हैं बीहड़ भूमि। और यही बीहड़ भूमि अब बहुत बड़े लेवल में है, तो डाकुओं को छुपने के लिए जगह बन जाता है। तो इसी चंबल के बीहड़ में जो डाकू हो जाते थे वो छुप जाते थे, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीहड़ भूमि क्या है और ये उत्खाद भूमि क्या है, ये सब का सब भूगोल से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसलिए भूगोल भी बहुत लोगों का साथ देती है। अगर आपके पास ज्योग्राफी है, ठीक है ना, कहते हैं ना कि अगर ज्योग्राफी आपका सपोर्ट करती है तो आपकी इकोनॉमी भी आपको सपोर्ट करेगी, और जब आपकी इकोनॉमी सपोर्ट करेगी तो आपका फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, ब्राइट होगा। तो इसीलिए कभी भी कोई भी कार्य बिना भूगोल को, अरे जब पंडित जी मतलब घर भी बनवाने जाते हो तो पंडित जी क्या देखते हैं, कहते हैं ना हम वास्तु देख रहे हैं, वो भूगोल ही देखते हैं कि यहाँ पर ग्रह दशा कैसी रहेगी। तो यही है, सब कुछ भूगोल ही है अगर आप देखें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये गंगा नदी है, और इसके साथ साथ चंबल नदी भी खत्म हो गया। अब थोड़ी थोड़ी बात हो जाए अरे रामगंगा इधर मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, आते हैं। पहली नदी क्या थी, तो रामगंगा, और दूसरी क्या थी, तो गोमती। रामगंगा के बारे में बस इतना जानना है, निकलती कहां से है, तो पीढ़ी गढ़वाल से। गढ़वाल हिमालय जो है, यानी कुल मिला जुला के उत्तराखंड से ये भी निकलती है, ठीक। और मुहाना इसका कहां पर है, तो मुहाना हमने बताया था कि कन्नौज में किस में मिल जाती है, कन्नौज में मिल जाती है गंगा से, ठीक। तो इसका मामला यहीं पर सेट खत्म बवाल। यानी रामगंगा नदी निकलती कहां से है, पौड़ी गढ़वाल से या फिर पीढ़ी गढ़वाल से, और कन्नौज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बात, गोमती नदी के बारे में क्या क्या पॉइंट जानना है, इसमें बस दो ही, रामगंगा नदी निकलती है पीढ़ी गढ़वाल से उत्तराखंड से, कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, बस इसका बवाल खत्म। उतनी ही चीजें पढ़ो जितना जरूरी है, ठीक है ना। अब आइए गोमती के बारे में जानते हैं, सेकंड नंबर गोमती के बारे में। देखो इसके बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक जगह है यूपी में जिसका नाम है पीलीभीत, ठीक है ना, पीलीभीत। और इस पीलीभीत में एक झील है जिसको हम कहते हैं फुलहर झील, फुलहर झील। अब देखो, या फिर इसको मैदानी इलाका कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र नदी जो मैदान से निकलती है, प्लेन एरिया से निकलती है, तो एकमात्र नदी जो मैदान से निकलती है, प्लेन से निकलती है, वो कौन सी नदी है, तो माना जाता है कि गोमती नदी जो है वो किधर से निकलती है, मैदानी इलाका से निकलती। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गोमती नदी मैदान से निकलती है, प्लेन एरिया से निकलती है, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। और बेसिकली ये फुलहर झील के आसपास पानी उन्हीं इकट्ठा हो जाता है, वही पानी कलेक्ट होकर गोमती नदी का निर्माण करता है। और आप जानते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, लखनऊ, ठीक है ना। तो लखनऊ किसके किनारे है, तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे है। और ये फिर जाके गोमती नदी क्या कर लेती है, गोमती नदी फिर जाके जौनपुर के पास, ठीक है ना, जौनपुर या फिर गाजीपुर कहिए, ये दोनों वहां पर क्या मिल जाता है, ये जाकर वहां पर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गाजीपुर या फिर जौनपुर के समीप ये कहां मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है महत्वपूर्ण, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ कहां पर स्थित है, गोमती नदी के किनारे। बस आपको इतनी ही है इसके बारे में जानना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग सरयू या फिर घाघरा नदी के बारे में।
आइए देखो, सरयू या फिर घाघरा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। घाघरा नदी, देखो सबसे पहले तो पॉइंट आपको एक चीज ध्यान रखना ये कि ये इसका नाम पहले घाघरा था, ठीक है ना, इसका नाम पहले घाघरा था, लेकिन अभी योगी जी ने इसको क्या बोल कर दिया है, सरयू नदी। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये नदी निकलती कहां से, तो सिंपल सा आप कह दोगे सर जी ये निकलती है हिमालय से, हिमालय से निकलती है। और उसके बाद से अगर आप फिर कोई पूछे कि हिमालय में कहां से निकलती है, तो कह दीजिए सर जी हिमालय में नेपाल से निकलती है। बस इससे ज्यादा आप इसका उत्तर देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सरयू नदी कई सारी धाराओं में निकलती है। अब वो धारा किस धारा को हम मेन धारा माने हम तय ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरयू नदी का बस आप ओरिजिन जानिए, हिमालय है। और इसका अभी हम बताते हैं कि ये मिलती कहां पर है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, सरयू नदी अयोध्या नदी के किनारे कौन सी नदी है, सरयू नदी है, इसको घाघरा नदी भी कहते हैं। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसका जो मुहाना है, यानी ये मिलती कहां पर है, तो ध्यान रखेगा कि ये गंगा नदी से क्या करती है, गंगा नदी से छपरा के किनारे क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है ना। तो छपरा में जाके गंगा नदी से मिल जाती है सरयू नदी या फिर घाघरा नदी। इतनी ही बातें आपको जानना है किसके बारे में, सरयू या फिर घाघरा नदी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ये छोटी छोटी नदियां हैं, बेसिकली इनके बारे में इतनी ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ज्यादा चीजें से मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं गंडक नदी के बारे में, यहीं पे है गंडक नदी। देखो गंडक नदी, शालिग्राम नदी या फिर नारायणी नदी, इसके बारे में बस इतनी पॉइंट आपको जानना है कि गंडक नदी, शालिग्राम नदी और नारायण नदी का इसका उद्गम क्या है, उद्गम। तो उद्गम ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कह दीजिएगा सर जी नेपाल है, नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में बिहार में मिल जाती है। गंगा नदी में कहां मिल जाती है, बिहार में मिल जाती है। बस इतनी ही चीजें ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस नदी को शालिग्राम नदी भी कहते हैं, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी को शालिग्राम और नारायणी नदी भी कहते हैं। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन कहां पर है इसका, तो ओरिजिन है, उद्गम है इसका नेपाल में। बस इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी। अब नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं हम लोग, निपट जाएगा हम लोग का आज ये पूरा। नेक्स्ट अपना कौन सा है, कोसी। और कोसी तो पूरा माहौल इस समय बर्बाद किया है। तो कोसी के बारे में एक चीज ध्यान रखने का, पहले ओरिजिन क्या है, तो कहो देखो सर जी माउंट एवरेस्ट से निकलती है। हाँ वही, तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कोसी नदी वहीं से निकलती है, अर्थात नेपाल से निकलती है। और नेपाल के नीचे ही है क्या, अपना बिहार। जब ये नेपाल से निकल कर आती है बिहार में, ठीक है ना, बिहार में जब आती है, अब देखो नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस बृहद हिमालय पर है। अब बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, तो ये हिमालय को बहुत लंबा काट के आती है। अगर आपसे कोई कहे कि देखो, जैसे नॉर्मली कोई कहे कि कोसी नदी में ही बाढ़ क्यों आता है, गंगा में क्यों नहीं आना चाहिए, गंगा भी तो हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है, बहुत सारी नदियां हिमालय से आती है, कोसी ही क्यों। तो इसका आंसर यह है कि कोसी इसलिए बाढ़ लाती है क्योंकि कोसी नदी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से निकलती है। जबकि अगर गंगा को देखो तो लघु हिमालय, या फिर उसको शिवालिक भी कह सकते हो, यमुना भी लघु हिमालय शिवालिक। इसलिए कोसी नदी हिमालय को बहुत ज्यादा काटती है, और हिमालय को काटने से, वो पत्थर को जब काटती है तो उसमें सेडिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। हिमालय की नदियां जो होती हैं, गंगा, उसमें भी सेडिमेंट होता है, लेकिन कोसी नदी में सेडिमेंट ज्यादा होता है। इस कारण जब ये सेडिमेंट इसके साथ बहता है, और जैसे ही ये, क्योंकि देखो पहाड़ी एरिया में तो नहीं आएगा बाढ़, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ में तो ढलान है, तो कितना भी अब जैसे एग्जांपल के ले लो, जैसे मान लो हम आपको कह दें कि आपको चलना है 5 किलोमीटर चलना है, आपको 10 या फिर 50 किलो वेट लेकर, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यही कहा जाए कि आपको 100 किलोमीटर जाना है और आपको 50 किलो वेट लेके जाना है, लेकिन शर्त यह है आप बाइक पे जाओगे तो मजा नहीं है। बाइक पे जाना तो आप 100 किलोमीटर चले जाओगे, लेकिन सर पे ढोना हो तो हालत खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि नदी पर कितना भी भीड़ दे दिया जाए, कितनी भी सेडिमेंट दी जाए, अगर स्लोप उसका साथ दे रहा है
तो वो उसको कहीं पर भी बहा के ले जा सकती है। लेकिन जब ढलान ही नहीं है तो वो उसको ज़्यादा देर तक नहीं लेके जा पाएगी, क्योंकि ढलान कम होने से स्पीड कम होगा, और जैसे ही पानी की स्पीड कम होगा, पानी में हलचल कम होगा, तो पानी शांत होगा। और जब पानी शांत होता है तो पानी के मिट्टी के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे जमीन पे बैठने लगते हैं, और जब जमीन पे बैठ जाएंगे तो वो जमीन क्या हो जाएगा, मिट्टी, या फिर कहने का मतलब है सेडिमेंट से भर जाएगा। और जब सेडिमेंट से भर जाएगा तो वो पानी इधर उधर फैल जाएगा, न कि अपने मेन रास्ते में बहेगा। इसी कारण जो होता है, ये 3 हिमालय की श्रेणियों से बह के जब आती है नदी, तो इसके पास सेडिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही हिमालय से कट कर ये बिहार क्या है, प्लेन एरिया है, और इस प्लेन एरिया में जब ये पहुंचती है तो प्लेन एरिया में ढलान कम हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, स्पीड भी स्लो हो जाती है। मिट्टी के जो सेडिमेंट होते हैं वो बैठने लगते हैं, और जब मिट्टी के सेडिमेंट बैठने लगते हैं तो ये नदी क्या कर देती है, बाढ़ ला देती है। इसलिए कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है ना, क्योंकि हर साल अभी भी देखो बिहार में बाढ़ आया है, तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना बहुत ही ज्यादा क्या करती है, मार्ग बदल देती है। तो मार्ग क्यों बदल देती है सर जी? क्योंकि बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आती है, अवसाद लेके आती है। और एक पॉइंट एक और ध्यान रखेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बाढ़ से फायदा क्या होता है, हाँ बाढ़ से फायदा क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी बाढ़ से नवीन यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी नई एलुवियल सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब जब नई सॉइल का निर्माण होगा तो खेती भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे सेगमेंट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट नदी है महानंदा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, तो फिर हवाबाजी के चक्कर में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। महानंदा नदी के बारे में बस इतना जानना है आपको, महानंदा के बारे में। पॉइंट नंबर वन महानंदा के बारे में कि देखो ये कहां से निकलती है, तो आपको होगा दार्जिलिंग की पहाड़ी से, ठीक, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और दूसरा क्या है कि यह वेस्ट बंगाल में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है बस। और तीसरी कि यह गंगा से मिलने वाली सबसे क्या है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है। गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में सीमा भी बनाती है, वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करती है। कौन, हमारी महानंदा नदी। अच्छा अभी 2 नदियां छूट गई हैं, वो देखो ये तो बहुत ही गलत बात है, खैर कोई बात नहीं, आसानी से इसको हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक नदी है टोन्स नदी, जो ऊपर ही हमको बता देना चाहिए था, टोन्स नदी। और सेकंड है आपका सोन नदी, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार से। दोनों नदियां निकलती हैं प्रायद्वीपीय पठार से। कहां के, तो कह दोगे सर जी अमरकंटक पठार के पास से, ठीक है ना। दोनों नदियां अमरकंटक पठार के पास से गुजरती हैं, ध्यान रखिएगा। टोन्स और सोन, टोन्स कहां पर मिल जाती है गंगा से, तो इलाहाबाद में, ठीक है ना, ALD यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। और सोन कहां मिल जाती है, तो सर जी कहते हैं सोन पटना में मिलती है, सोनपुर के पास, ठीक है ना। सोनपुर एक जिला है, पटना भी एक जिला है, दोनों पास ही में है, ठीक है ना। गंगा नदी का फर्क है, गंगा नदी पार किया आपने, पटना में चले गए, गंगा पर नदी इस पार आ गए सोनपुर में। तो सोन नदी के बारे में, सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है। टोन्स नदी भी अमरकंटक पठार के आसी पास से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार के पास से। और इलाहाबाद में ये मिल जाती है किससे, इलाहाबाद में मिल जाती है ये गंगा नदी से। सोन नदी भी क्या हो जाता है, सोन नदी पटना से मिल जाती है और निकलती है अमरकंटक पठार से। देखो एक चीज ध्यान रखना, अमरकंटक पठार से सोन को ही निकालना, टोन्स तो बहुत ही छोटी है लेकिन वो निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से ही। अगर आपसे कोई पूछे कि टोन्स नदी कहां से निकलती है, तो आप बेसिकली कह दीजिएगा प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। लेकिन सोन नदी कहां से निकलती है, वो भी प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती है, लेकिन ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है, बहुत ही ज्यादा। अगर अंदर डीप हम घुसे तो अमरकंटक पठार से निकलती है सोन नदी, ठीक है ना। और पटना में ये क्या हो जाती है,
मिल जाती है गंगा नदी से। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर या फिर दक्षिण से उत्तर बहने वाली, दक्षिण से उत्तर में बहकर गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपका सोन नदी। ठीक है ना। तो ये पूरा रहा हमारा गंगा नदी सिस्टम, खत्म हो गया। गंगा नदी पर अब हमको कोई बात नहीं करना है। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे। दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। आपका काम क्या है कि आप हमें बताइए कि कैसा रहा वीडियो आपको। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर दें। ठीक है ना, ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे ऐप गौरव क्लासेज का आप, जिसमें विवेकानंद जी का लोगो लगा है, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। उसमें आपका टेस्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप दे सकते हैं वहाँ पे। हमारे जितने भी पेड ग्रुप चल रहे हैं उन सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड कम फीस में। आप समझ जाइए 99 में आपके पास साइंस का ऑप्शन है, मैथमेटिक का ऑप्शन है, आपके पास 699 में है। बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है आप वहाँ पे ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और एकदम क्लास का माहौल बनता है। हम लोग प्रेशर भी आपको देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉल भी किया जाता है कि आपकी स्टडी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, और आप कोई समस्या तो नहीं देख पा रहे। तो कहने का मतलब है एक पूरी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उससे जरूर ज्वाइन करें, आपका ही फायदा होगा। उसके साथ साथ एसआई का बैच का जो मूल विधि और संविधान, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, संविधान जो नॉर्मल आप लोग पढ़ते हो वो एसआई के एग्जाम में वैसा नहीं आता। एसआई के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, संवैधानिक विधि आती है, संविधान नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, पॉलिटी नहीं आता। ठीक है ना। तो इसलिए आप विशेष तौर पर मूल विधि का, जितने लोग एसआई के बैच में आना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। और सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नवंबर दिसंबर उसमें उसका एग्जाम आ जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। हम लोगों ने इसीलिए उसका 1 ईयर की वैलिडिटी भी रखी है, ताकि 1 साल में भी अगर आपकी वैकेंसी आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले उसको पढ़ लीजिए। तो आप ज्वाइन कीजिए उसको भी। ठीक है ना। जितने लोग, खासकर जितने लोग यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी में हैं, वो तो जरूर इसका फॉर्म भरें। और संडे को मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था इस पर, उसे आप जरूर देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।